हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 3 ईयर कोर्स सिलेबस के बारे में, जो कि हमारा होगा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें हम देखने वाले हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोर्स कोड दिया हुआ आ गया है, जिसमें है LLB 101, 102, 103, 4 और 5। और इसी के साथ कोर्सेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 1 नाम से एक सिलेबस है, तो एक लॉ ऑफ टार्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम से, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट, फैमिली लॉ जिसमें कि हिंदू लॉ पढ़ना है हमें, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है। इसके लिए आपको चार चार क्रेडिट दिए गए हैं और टोटल आपका क्रेडिट है 20। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर और उनके सिलेबस, यानी कि हमें क्या पढ़ना है और उससे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है अनुसूची जो है इसकी, यानी कि शेड्यूल जो है इस पूरे सिलेबस का दिया गया है, जिसमें कि पेपर 1 क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट 1 यानी कि संविदा 1। इसमें हमें पहले यूनिट 1 दिया गया है। यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा का निर्माण। कोई भी संविदा होगी तो उसका किस प्रकार से निर्माण होगा, इस यूनिट में आपको पढ़ना है। जिसमें आपको सब टॉपिक है 1, इसमें आपको क्या पढ़ना है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है और इसकी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल क्या होता है, प्रस्ताव, ऑफर, ये भी प्रस्ताव ही होता है। यानी आप किसी को प्रस्ताव देते हैं, प्रपोजल देते हैं किसी भी संविदा में आने के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, या फिर ऑफर देते हैं। तो इसीलिए इन दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही आया है, लेकिन ये प्रपोजल ऑफर थोड़े सा डिफरेंट चीज है, जो कि लॉ में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगी। आगे आप चले तो प्रपोजल और ऑफर्स में आपको देखने को मिलेगा परिभाषा यानी कि डिफिनेशन, काइंड्स यानी कि प्रकार, यानी कि किस प्रकार के होते हैं ये, कम्युनिकेशन यानी कि संचार आपको इसमें देखना है। और आगे चले तो आगे आपको देखना है रिवोकेशन, यानी कि रिवोकेशन क्या है, यानी कि प्रति संहरण क्या है हिंदी में, इसको आपको देखना होगा। इसके आगे आपका जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर, यानी कि सामान्य और विशिष्ट प्रस्ताव, इसको आपको देखना है। आगे चले तो आगे आपका इन्विटेशन टू ऑफर, यानी कि प्रस्ताव हेतु आमंत्रण क्या होता है, इसको आपको देखना है। इसके आगे टर्मिनेशन ऑफ ऑफर, यानी कि प्रस्ताव की समाप्ति किस प्रकार से हो जाएगी, इसको आपको देखना है। एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति आपको देखना है। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा आपको देखना है। आगे चले तो एक्सेप्टेंस की आप डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कम्युनिकेशन यानी कि संचार क्या होता है, रिवोकेशन यानी कि प्रति संहरण क्या होता है। इसके आगे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि मानक प्रारूप संविदा क्या होती हैं, इनको आपको देखना है। दूसरा यूनिट इसके बाद आ जाता है, जिसमें आपको देखना है कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी, यानी कि प्रतिफल और क्षमता क्या होती है। कंसिडरेशन में आपको देखना है प्रतिफल, जिसमें कि प्रतिफल में आपको देखना है प्रतिफल की डिफिनेशन यानी कि परिभाषा। उसके बाद इसमें क्या क्या एसेंशियल्स हैं, यानी कि इसमें कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। एक्सेप्शंस यानी कि इसके अपवाद क्या क्या हैं, इसको भी आपको देखना है। आगे इस प्रकार चले तो आगे आपका इसमें क्या चीज देखनी है, प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट, प्रतिफल और संविदा की गोपनीयता क्या है, इसको आपको देखना है। इसमें आपको आगे आ जाता है दूसरा जो है सब टॉपिक, जो कि है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा करने की क्षमता आपको देखनी है। माइनर पोजीशन देखना है आपको, यानी कि नाबालिग की स्थिति देखनी है कि नाबालिग के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी। इसी के आगे आपका है माइनर पोजीशन में नेचर एंड इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट, यानी कि नाबालिग के साथ समझौता करते हैं तो इसकी प्रकृति और स्वभाव क्या होगी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई भी आदमी जिसका दिमाग सही नहीं है उसके बारे में। इंसॉल्वेंस एंड अदर्स, यानी कि उसका दिमाग विक्षिप्त है, दिवालिया है, इस प्रकार का कोई और अन्य व्यक्ति है जिसके दिमाग के साथ कोई भी दिक्कत है, ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। यूनिट 3 में हम चलते हैं, अब आ गया है यूनिट 3 जो कि है इकाई 3। इसमें आपको देखना है फ्री कंसेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट एंड एक्सेट्रा, यानी कि स्वतंत्र सहमति, यानी कि स्वतंत्र सहमति से किस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और अमान्य समझौते क्या है, यानी कि वाइड यानी कि शून्य समझौते क्या है। फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सहमति क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे इस प्रकार से देखें तो आगे पढ़ना है आपका कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक, यानी कि जबरदस्ती यानी कि दबाव में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, अनुचित प्रभाव, मिथ्या बयान यानी कि झूठ बोल के जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, धोखाधड़ी के साथ बनाए जाते हैं, और जिसमें गलती हो जाती है यानी कि गलती से मिस्टेक हो जाती है, उस वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, गैर कानूनी प्रतिफल और उद्देश्य के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें आपको आगे जो है सब टॉपिक इसमें पढ़ना है वायर्ड एग्रीमेंट एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि अमान्य समझौते। यहाँ पे शून्य समझौते भी हो सकते हैं आपके वायर्ड को, क्योंकि शून्य पढ़ा जाता है लॉ में। और आकस्मिक संविदा क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है।
इफेक्ट ऑफ वाइड एंड वाइडेबल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगला टॉपिक है आपका अमान्य और अमान्यीकरण समझौते अनुबंधों का प्रभाव, यानी कि शून्य और शून्यीकरण समझौते भी इसे कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान देंगे। आगे आपका डिस्चार्ज परफॉर्मेंस, यानी कि यूनिट 4 आपका आ जाता है, जिसमें डिस्चार्ज परफॉर्मेंस, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेमेडीज, यानी कि उन्मुक्ति, निष्पादन, अर्ध संविदा और उपचार क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि अनुबंधों की उन्मुक्ति क्या होगी इसके बारे में आपको पढ़ना है। ब्रीच एंड परफॉर्मेंस, यानी कि उल्लंघन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में या फिर निष्पादन हो जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। ब्रीच में आगे आपको पढ़ना है उल्लंघन में। एंटीसिपेटरी एंड प्रेजेंट, यानी कि पूर्व अनुमानित जो है उल्लंघन और वर्तमान का जो उल्लंघन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपका टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि निष्पादन का समय और स्थान आपको पढ़ना है। आगे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इंडियन एंड इंग्लिश पोजीशन, यानी कि निष्पादन की असंभवता, भारतीय और अंग्रेजी स्थिति भी आपको देखनी है। इसके आगे आपका परफॉर्मेंस अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, यानी कि 1963 का एक्ट भी आपको देखना है, जो कि है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निष्पादन क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अर्ध संविदा क्या होती है, यानी कि आधी संविदा क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। रेमेडीज, यहाँ पे संविदा खत्म हो गई, अब इसके बाद आ जाता है आपका रेमेडीज के बारे में आपको पढ़ना है अगला टॉपिक में। इसमें आपको पहला क्या पढ़ना है, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यानी कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत रेमेडीज क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे आते हैं तो आपको पढ़ना है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट आपको पढ़ना है। क्वांटम मेरिट के आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे अब लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, एक्ट। कौन कौन से एक्ट आपको पढ़ना है इसमें, पहला एक्ट आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 आपको पढ़ना है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, यानी कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। इसके लिए आपको कुछ बुक भी रिकमेंड की गई हैं, उन बुक को भी देख लीजिए आप, अगर आप परचेज कर पाए तो इसमें से कोई भी बुक या एक दो बुक आप खरीद के पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं बुक में ये सारी चीजें डिटेल में आपको मिलेंगी। जिसमें आपको बुक दिया है पहला वीजी रामचंद्रन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको आपको देख लेना है। प्रकाशन है पीरियोडिक सर्विस लिमिटेड 1989, स्टेट म्यूचुअल बुक्स एंड। उसके बाद है आपका दूसरा क्या है, आपको एंसन लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट पब्लिशर ऑक्सफोर्ड प्रेस 13 एडिशन आप देख लेना है। पोलेक मुल्ला द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ आपको देख लेना है। ये आपको अच्छे से पूरा देख के अगर इसमें से कोई भी आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी क्लासेस वगैरह आपको इस चैनल पे मिलेंगी आगे, तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको आगे इसमें से आपको और अच्छे तरीके से जानकारी मिलती जाएंगी, तो ये आपके ऊपर है। बाकी आप बुक खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बुक देख सकते हैं, ये सारी बुक आप खरीद सकते हैं। आरसी श्रीवास्तव हो गया, अवतार सिंह लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इस प्रकार से द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आरसी श्रीवास्तव का हो गया। तो इस प्रकार से ये जो सिलेबस होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होता है, और इसमें हम लोग अब देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आखिर हमने सिलेबस तो जान लिया, अब सिलेबस पढ़ लेंगे, लेकिन सिलेबस से क्या क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहीं पे मैंने आपको लेटेस्ट एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर लाया हूं मैं, जो कि LLB फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट 1 का ही पेपर है, जिसमें कि आपको टाइम 2 आवर्स एंड मैक्सिमम 7 मार्क्स जो है 70 है। इसमें आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में होंगे तो वहाँ पे आपको 90 मार्क्स का होगा और टाइम 3 आवर्स होगा। ऐसे ही टाइम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में डिवाइड होते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का क्या था, टाइम 2 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 70 थे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। तो यहाँ पे हमारा निर्देश दिया गया है, निर्देश आपको देख लेना है, जैसे भी आपको एग्जाम में निर्देश दिए जाएंगे उनको देख लेना है। यहाँ पे हमारा सेक्शन 1, जिसमें कि हमें क्या देखना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस को यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिखना था, 30 शब्दों में लिखना था। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था प्रपोजल, सिलेबस में हम लोग ने देखा था, तो प्रपोजल से पहला ही क्वेश्चन आ गया, जो कि डिफाइन प्रपोजल्स, यानी कि प्रपोजल की परिभाषा दीजिए। दूसरा आपका एक सिनेरियो दिया गया है, उस सिनेरियो में आपको बताना है, कहा जा रहा है कि A proposes to B to sell his plot in 5 lakhs, B accepts it, state who is promiser and promises in this problem। यानी कि अ अपना एक प्लाट जो है 5 लाख में ब को बेचने का प्रस्ताव करता है, ब इसे स्वीकार कर लेता है। इस समस्या में बताइए कि कौन वचनदाता है और कौन वचन ग्रहीता है, यानी कि कौन वचन दे रहा है और कौन वचन ले रहा है, कौन प्रॉमिस करवा रहा है और कौन प्रॉमिस ले रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर लेंगे अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तो अच्छी तरीके से। बाकी आगे चले तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे है आपका डिफाइन इम्प्लाइड प्रपोजल, यानी कि विवक्षित प्रस्ताव की परिभाषा दीजिए। डिफाइन कंसिडरेशन, यानी कि प्रतिफल की परिभाषा दीजिए, ये भी हम लोगों ने सिलेबस में देखा था।
आगे आपका व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा संबंध का सिद्धांत क्या है, ये आपको देखना है। हु इज इनकैपेबल टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा करने के लिए कौन असक्षम है, ये देखना है। आगे आपका डिफाइन फ्रॉड, यानी कि कपट की परिभाषा दीजिए। कोई कपट करता है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसकी परिभाषा क्या होगी, ये आपको देना है। व्हाट इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि समाश्रित संविदा क्या है, इसके बारे में को पढ़ना है। डिफाइन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा कल्प की परिभाषा दीजिए। व्हाट इज लिंग्विटेटेड डैमेजेस, यानी कि परिनिर्धारण नुकसानी क्या है। इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी शॉर्ट में आपको इसका आंसर लिखना था। इसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन बी, इसमें थोड़े से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, यानी कि थोड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 2 मार्क्स दिया गया है कि 10 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें 150 शब्दों में आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन द एग्रीव्ड पार्टी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द कंपनसेशन डिस्कस, यानी कि जब कोई संविदा भंग कर दी जाती है तो पीड़ित पक्षकार प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होता है। विवेचना कीजिए। तो इसकी आपको विवेचना करना होगा, यानी कि डिस्कस करना होगा कि किस प्रकार से उसे प्रतिपूर्ति मिलना चाहिए, संविदा भंग हो गई तो इसको जो है आप जब पढ़ेंगे सिलेबस, तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर मैं थोड़े बहुत बता भी देता, लेकिन ये सिलेबस काफ़ी लंबा है LLB फर्स्ट सेमेस्टर का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को केवल आपको दिखा रहा हूँ। फिर से आपका एक सिनेरियो दे दिया गया कि ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, स्टेट वेदर एज हेयर कैन परफॉर्म हिज प्रॉमिस इन केस ए डाइज। कहा जा रहा है कि ए एक चित्र बनाने के लिए बी को वचन देता है। यह बताइए कि अ की मृत्यु होने पर क्या अ का उत्तराधिकारी इस वचन का पालन करेगा। यानी कि कहा जा रहा है कि कोई आदमी है, अगर वह कोई चित्र बनाने का वचन देता है कि मैं आपके लिए पेंटिंग बनाऊंगा, लेकिन अगर वो मर जाता है तो क्या उसका बेटा वो पेंटिंग बनाने के लिए जिम्मेदार होगा, ये आपको बताना है। तो इसको भी आप सिलेबस पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, डिस्कस विद एक्सेप्शंस, बिना प्रतिफल का करार शून्य होता है, अपवादों सहित विवेचना कीजिए। ये भी सिलेबस में काफी अच्छे से मेंशन है, जो बुक्स वगैरह उनमें आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ये ऊपर वाला भी काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा थोड़े जानकार होंगे लोग, वो लोग अपना गेसिंग वर्क लगाएंगे कि किस प्रकार से इसमें कौन पालन करने के योग्य है कि नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई इसका बेटा है तो योग्य होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि इसका पुत्र है उसका क्या इससे लेना देना नहीं, योग्य होना चाहिए। लेकिन बुक में आपको डिटेल मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी, तो बुक वगैरह आप पढ़ेंगे। आप बाकी अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको क्लासेस वगैरह आगे मिलेंगे। आगे आपका डिस्कस विद इलिस्ट्रेशंस द टेम्पोरेरी इंजेक्शंस, यानी कि अस्थायी व्यादेश को उदाहरण समझाइए। इसके बाद आपका ये सेक्शन बी भी खत्म हो जाता है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन सी खंड स, जो कि क्या है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक मार्क्स मिल रहे हैं 20, मतलब 20 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, ऐसा है कुछ। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। 300 वर्ड्स में लिखना है आपको। किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल मस्ट बी मेड टू द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, आंसर विद एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रपोजल्स। कहा जा रहा है कि प्रस्ताव की सच सूचना उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसको प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव के आवश्यक तत्वों सहित उत्तर दीजिए। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं तो अच्छी तरीके से इसको लिखने में सक्षम हो जाएंगे। डिस्क्राइब द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेड डाउन इन द केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कॉर्पोरेशन 1893 QB, यानी कि कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल का 1893 QB प्रकरण के तथ्य एवं प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये काफी फेमस केस है आपका कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये भी आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे आपका व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री एंड स्टेट वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज वायड और वायडेबल इफ मेड विदाउट फ्री कंसेंट। कहा जा रहा है कि सम्मति कब स्वतंत्र नहीं होती है, तथा यह बताइए कि यदि संविदा बिना स्वतंत्र सम्मति के की गई है तो वह शून्य होगी या शून्यकरण होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, आंसर विद रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ। कहा जा रहा है वे परिस्थितियां बताइए जब किसी संविदा का विशिष्ट रूप से पालन कराया जा सकता है, सुसंगत विधि के प्रावधानों सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 जो पेपर है उसका सिलेबस और क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। यहाँ से हम लोग देखने जा रहे हैं पेपर 2, जो कि क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, यानी कि अपकृत्य कानून और उपभोक्ता संरक्षण। यहाँ पे यूनिट 1 क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी इन टॉर्ट 1, यानी कि अपकृत्य 1 में दायित्व का परिचय और सिद्धांत क्या दिया है, इसको आपको पढ़ना है। डेफिनेशन, यानी कि यूनिट 1 के ही अंदर ये जो सब टॉपिक है डेफिनेशन आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, एलिमेंट एंड नेचर ऑफ टॉर्ट, यानी कि टॉर्ट की परिभाषा, तत्व और प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा आपका डेवलपमेंट ऑफ टॉर्ट एक्शंस इन इंग्लैंड एंड इंडिया, यानी कि
इंग्लैंड और भारत में अपकृत्य मुकदमों का विकास किस प्रकार से हुआ, यानी कि इसके फैसले किस प्रकार आते थे। एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट यानी कि अपकृत्य के मूल तत्व क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपका मेंटल एलिमेंट इन टॉर्ट, फॉल्ट एंड नॉन फॉल्टी फॉल्ट लाइबिलिटी, यानी कि अपकृत्य में मानसिक तत्व, दोष और दोष रहित दायित्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ज्वाइंट टार्ट फीचर्स यानी कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाता है, दूसरा यूनिट आपका आ जाता है। तो दूसरे यूनिट को देखते हैं। दूसरा यूनिट यानी कि दूसरा इकाई प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी 2 यानी कि दायित्व के सिद्धांत द्वितीय, यानी कि दूसरे दायित्व के सिद्धांत क्या है। जैसे कि इसमें पहला है आपका विकेरियस लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर टॉर्ट, यानी कि प्रतिनिधि दायित्व और अपकृत्य के लिए राज्य का क्या दायित्व होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बी आपको क्या पढ़ना है, जनरल एक्सेप्शंस यानी कि सामान्य अपवाद आपको पढ़ना है दायित्व के सिद्धांत का। तीसरा आपका इसमें क्या पढ़ना है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड अब्सोल्यूट लाइबिलिटी, यानी कि कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चौथा है आपको रिमोटनेस ऑफ डैमेज यानी कि क्षति की दूरी क्या है आपको, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट 3 जिसमें कि आपको क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक टॉर्ट 1 यानी कि इकाई 3 में आपको पढ़ना है विशिष्ट अपकृत्य 1। इसमें पहला आपका नेग्लिजेंस एंड नर्वस शॉक क्या होता है, यानी कि लापरवाही और तंत्रिका आघात क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। न्यूसेंस यानी कि उपद्रव क्या होता है। ट्रेस पास यानी कि अतिचार क्या होता है। असॉल्ट एंड बैटरी यानी कि हमला और मारपीट क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपका अगला यूनिट यहाँ पे यूनिट 4 जो कि है आपका स्पेसिफिक टॉर्ट सेकंड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको पढ़ना है, यानी कि विशिष्ट अपकृत्य 2 और उपभोक्ता संरक्षण, जिसमें आपको पहला क्या पढ़ना है, डिफेमेशन यानी कि मानहानि क्या होता है। फॉल्स इम्प्रिजमेंट क्या होता है, यानी कि मिथ्या कारावास क्या होता है। मैलेसियस प्रोसिक्यूशन यानी कि द्वेषपूर्ण अभियोजन क्या होता है। और इसके साथ अगला आपको एक एक्ट पढ़ना है जो कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका इसमें यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको क्या पढ़ना है, ये बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर आपको पढ़ना है। गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की परिभाषाएं क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एजेंसीज यानी कि उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि निवारण एजेंसियां क्या होती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चौथा है आपको रेमेडीज के बारे में पढ़ना है, यानी कि उपचार के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको काफ़ी सारी रिकमेंडेड बुक दी गई हैं जो कि आपको अच्छी लगे, जो वो आप खरीद सकते हैं। बाकी ज़्यादातर तो लोग बिना बुक के ही काम चलाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी बुक दी गई हैं। टॉर्ट्स के लिए विनफील्ड एंड यहाँ पे देखा विनफील्ड एंड जोलोविच पब्लिशर, ये बुक आप देख सकते हैं। लॉ ऑफ टार्ट रतनलाल एंड धीरज लाज की ये पब्लिकेशन वगैरह आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। टॉर्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर.के. बांगिया, ये बुक काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस में यूज की जाती है, यूपी के कॉलेजेस में, ये आप देख सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट बी.एम. गांधी पब्लिशर ईस्टर्न बुक, इसको आप देख सकते हैं। इसके आगे आपका लॉ ऑफ टॉर्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जे.एन. पांडे, इसको आपको देख सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट सलमन एंड हॉस्टन पब्लिशर यूनिवर्सल लॉ, और 2004 का ये है 20वां संस्करण, इसको आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम अब चलते हैं आगे, देखते हैं इस पेपर यानी कि इस सिलेबस से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एलएलबी लॉ फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। कहीं कहीं पे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट भी पढ़ाया जाता है इसमें टॉर्ट में, तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट को भी इसमें देखा जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तो क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे और टॉर्ट के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 3 आवर्स का ये पेपर था, पूर्णांक 100 था। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे आप नोट वगैरह पढ़ लीजिएगा। सीधा चलते हैं कि सेक्शन ए पे। सेक्शन में ए में यहाँ पे स्टार्ट हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 10 × 4 यानी कि 40 मार्क्स पाइए। यहाँ पे पहला आपका हमला एवं प्रहार यानी कि असॉल्ट एंड बैटरी आपको पढ़ना है। घटना स्वयं प्रमाण है यानी कि रेसिस्पा लोक्यूटोर आपको पढ़ना है। मानहानि के अपवाद यानी कि एक सेक्शन ऑफ डिफेमेशन आपको भी पढ़ना है। आगे आपका उपभोक्ता विवाद यानी कि कंज्यूमर डिस्प्यूट आपको पढ़ना है। सेवा में त्रुटि यानी कि डेफिशिएंसी इन सर्विस आपको पढ़ना है। क्या अपकृत्य के लिए दोष आवश्यक है, इज फॉल्ट नेसेसरी फॉर अ टार्ट आपको पढ़ना है। इसके आगे आपका अभिलेख यानी कि लाइबेल आपको पढ़ना है। और लोक अपवाद यानी कि पब्लिक न्यूसेंस आपको पढ़ना है। क्षति की दूरस्थता को निश्चित करने का माप क्या होता है, यानी कि टेस्ट टू डिटरमाइन रिमोटनेस ऑफ डैमेज। और ज्येष्ठ उत्तरापेक्षी यानी कि रिस्पोंडेंट सुपीरियर, ये आपको पढ़ना है। आगे आपका संयुक्त अपकृत्यकर्ता
यानी कि ज्वाइंट टॉर्ट फीचर्स आपको पढ़ना है। राज्य उपभोक्ता आयोग की संरचना यानी कि कंपोजिशन ऑफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन आपको पढ़ना है। इसी के साथ सेक्शन 1 के क्वेश्चन खत्म हो गए। आप चलिए देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन, कि सेक्शन बी में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आप सारे नोट वगैरह पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इकाई 1 में चलते हैं और यहाँ पे इकाई 1 में क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है, अपकृत्य एक सिविल अपकार है जो अपराध और संविदा भंग से भिन्न है, व्याख्या कीजिए। यानी कि टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग विच इज डिफरेंट फ्रॉम क्राइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। यानी कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और क्राइम भी नहीं है। इस संदर्भ में आपको इसकी व्याख्या करनी है। अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अथवा में आपको क्या दिया गया है, प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र ठेकेदार के कार्य के लिए स्वामी के दायित्व की व्याख्या कीजिए। यानी कि इन द लाइट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ विकैरियस लायबिलिटी डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो इस क्वेश्चन को आपको उत्तर देना है। आगे चलिए, आगे आपका इकाई 2 जिसमें आपको पढ़ना है भूमि अतिचार से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के भूमि अतिचारों की व्याख्या कीजिए। यानी कि व्हाट डू यू मीन ऑफ ट्रेसपास टू लैंड, एक्सप्लेन द डिफरेंस काइंड ऑफ ट्रेसपास टू लैंड, यानी कि इसको आपको पढ़ना है। अथवा में इसके भी दिया गया है क्या, अथवा में इसके दिया गया मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत दायित्व की विवेचना कीजिए, डिस्कस द लायबिलिटी अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटर यान अधिनियम का क्वेश्चन है जो कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, कुछ कुछ में नहीं पढ़ाया जाता है। तो आप उससे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसको। इकाई 3 है आपका वाद योग्य असावधानी का मामला तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग ना हो। निर्णीत वादों की सहायता से उपयुक्त कथन को समझाइए। यानी कि आपको केसेस पढ़ने होंगे, केसेस से आपको इस क्वेश्चन को उत्तर देना होगा। यानी कि निर्णीत वादों की सहायता इसमें लेना होगा। यानी कि नो केस ऑफ एक्शनेबल नेग्लिजेंस विल अराइज अनलेस देयर इज ए ब्रीच ऑफ ड्यूटी। यानी कि नेग्लिजेंस का कोई भी मतलब एक्शनेबल नेग्लिजेंस का कोई भी बात मामला उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि किसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी ना हुई हो। टू टेक केयर, एक्सप्लेन द एबव प्रोविजन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस की मदद से आपको इसका आंसर देना है। आगे आपका निर्णीत वादों की सहायता से कठोर दायित्व एवं पूर्ण दायित्व की व्याख्या कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ। इसके बाद है आपका यूनिट 4। चलिए देखते हैं यूनिट 4 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के क्या उद्देश्य हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर द एक्ट, एक्सप्लेन। या फिर अथवा आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग के गठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि डिस्कस द कंपोजिशन, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन काफी सिमिलर हैं, फिर भी आपको इसके आंसर देने थे तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन को मैच करके अगर आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो आप सिलेबस और क्वेश्चन को देख के अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे आपका पेपर 3 यहाँ से शुरू हो जाता है। पेपर 2 पेपर हम लोगों ने देख लिया, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसके। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 यानी कि संवैधानिक विधि फर्स्ट। यहाँ पे यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या पढ़ना है। संविधान में आपको पढ़ना है संविधान की मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि संवैधानिक विधि का अर्थ और स्वरूप क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रियम्बल एंड सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और प्रमुख विशेषताएं आपको पढ़ना है। रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन आपको पढ़ना है। आगे आपका सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण आपको पढ़ना है। यह आपका यूनिट 1 यहाँ पे खत्म होता है। यूनिट 2 चलिए देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आपका लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि प्रोसीजर्स एंड प्रिविलेजेस, यानी कि विधायी शक्तियां, प्रक्रिया और विशेष अधिकार क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फेडरल आइडिया यानी कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि संघीय विचार में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय राजनीति की प्रकृति और सहकारी संघवाद क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के बारे में आपको पढ़ना है। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। डॉक्ट्रिन ऑफ फिथ एंड सब्सटेंस और डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी आपको पढ़ना है, यानी कि क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत आपको पढ़ना है। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत, सार और सार का सिद्धांत, प्रतिकूलता का सिद्धांत आपको पढ़ना है। इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा यूनिट 3 जिसमें आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स यानी कि संवैधानिक अंग। इसमें आपको पढ़ना है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, एंटी डिफेक्शन लॉ,
यानी कि संसद, संसदीय संप्रभुता, संसदीय विशेषाधिकार, दल बदल विरोधी कानून आपको पढ़ना है। इसके आगे आपका एग्जीक्यूटिव पावर भी आपको पढ़ना है, जिसमें आपका नेचर ऑफ एग्जीक्यूशन इन इंडिया, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि कार्यपालिका शक्ति, भारत में कार्यपालिका की प्रकृति, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका जुडिशरी के बारे में आपको पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड jurisdiction of Supreme Court and High Courts, independence of judiciary, public interest, litigation, power of judicial review, यानी कि न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का संगठन और अधिकार क्षेत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्र जनहित याचिका, न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे आ जाता है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में चलिए देख लेते हैं हमको क्या पढ़ना है। इमरजेंसी प्रोविजंस आपको पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि आपातकालीन प्रावधान, केंद्र राज्य संबंधों पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूल संरचना का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि अंतरजातीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही आपको रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, जिसको आपको देख लेना है। रिकमेंडेड बुक्स, अनुशंसित पुस्तकें, डी बसु की जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा आप देख लीजिएगा जो भी बुक लेना है। कैलाश राय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको आप देख सकते हैं। बी एन शुक्ला की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, इसको आप देख सकते हैं। एमपी जैन जो है इनकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुक देख सकते हैं। जैन पांडे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक्स देख सकते हैं। इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट होता है। और अब चलिए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में इसके क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र के नाम से ये क्वेश्चन पेपर था। यहाँ पे संवैधानिक विधि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, समय 3 घंटे, पूर्णांक 100 इसके हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। यहाँ पे आप नोट वगैरह देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करके, जहाँ पे हमको क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्या है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। वेदर द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको बताना है। लोकतंत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। संसदीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड पार्लियामेंट्री सिस्टम बाय, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। शक्ति प्रतिकरण से क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय सेपरेशन ऑफ पावर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि इसका आंसर आपको क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में देना होगा। विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मेंट बाय रूल ऑफ लॉ, ये क्वेश्चन के बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपका संसद की सदस्यता के लिए क्या योग्यताएं हैं, यानी कि व्हाट आर क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ऐसा क्वेश्चन का आपको आंसर एग्जाम में लिखना होगा। राजनीतिक प्रश्न का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है। अगला आपका क्या भारतीय संविधान परिसंघीय है, समझाइए, यानी कि इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल, एक्सप्लेन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे आपका सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला है आपका क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत को समझाइए, एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्शन, ये भी एक क्वेश्चन है। अगला है आपका धन विधेयक और वित्त विधेयक में विभेद कीजिए, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, ये भी एक क्वेश्चन है। अगला है आपका सामाजिक न्याय क्या है, यानी कि व्हाट इज सोशल जस्टिस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। खंड ब यहाँ पे आ जाता है हमारा, और यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। नोट वगैरह आप देख लेंगे। 40 क्या है यहाँ पे नोट, 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। यहाँ पे इकाई 1 आपका क्या है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला है आपका एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए विधि का शासन एक प्रमुख तत्व है, विवेचना कीजिए, ये अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे आपका केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित रहेगी, इस प्रावधान के आलोक में संघ की कार्यपालिकाओं शक्तियों का राष्ट्रपति की कार्यपालनीय शक्तियों के सापेक्ष विवेचना कीजिए, यानी कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट इन द लाइट ऑफ दिस प्रोविजन, डिस्कस द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एज कंपेयर टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। आगे यूनिट 3 यानी कि इकाई 3, इसमें क्वेश्चन आपका न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इंटेंडेड टू सिक्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका आंसर। आगे आपका लोकहितवाद क्या है, भारत जैसे कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में इसके महत्व की विवेचना कीजिए, व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, डिस्कस द सिग्निफिकेंट इन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट लाइक इंडिया। अगला है आपका यूनिट 4 यानी कि इकाई 4, इसमें क्या क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें है।
इसमें क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति की विवेचना कीजिए, क्या इसका न्यायिक पूर्वावलोकन किया जा सकता है? यानी कि डिस्कस द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर एक्ट 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उत्तर लिखना पड़ेगा। संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? यानी कि डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, वेदर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। ये है आपका अगला क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम, और अगला आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है हिंदू लॉ का, यानी कि पारिवारिक लॉ हिंदू विधि। यहाँ पे आ जाता है आपका, इसमें आपका यूनिट 1 क्या है? यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, यानी कि हिंदू विधि के स्रोत क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मैरिजेस अमॉन्ग्स्ट हिंदूज विद रेफरेंस टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू में विवाह, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के संदर्भ में। इसमें आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी होगी, यानी कि 1955 के संदर्भ में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? तो यहाँ पे आपका नेचर ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह की प्रकृति क्या होती है, काइंड ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ मैरिजेज, यानी कि विवाह की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, मैट्रिमोनियल रेमेडीज, यानी कि वैवाहिक उपचार क्या क्या हैं। आगे आपका इसके रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, यानी कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में आपको पढ़ना है। जुडिशियल सेपरेशन, यानी कि न्यायिक पृथक्करण। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह विच्छेद क्या है। डिक्री ऑफ नलिटी, यानी कि शून्यता का निर्णय क्या है। इसके बाद आपका यूनिट 2, यानी कि इकाई 2, इसमें आपको क्या पढ़ना है? माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप अमॉन्ग्स्ट हिंदूज, यानी कि हिंदुओं में अल्पवयस्कता और संरक्षकता। इसमें आपका अडॉप्शन ऑफ अमॉन्ग्स्ट हिंदूज, यानी कि हिंदुओं में दत्तक ग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। मेंटेनेंस अमॉन्ग्स्ट हिंदू, यानी कि हिंदू में भरण पोषण किस प्रकार से दिया जाता है। अगला आपका यूनिट 3, जिसमें कि आपको पढ़ना है ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कोपैर्सनरी क्या है, यानी कि सहदायिक क्या है। एलिनिएशन क्या है, अन्य संक्रमण क्या है। डेप्ट, यानी कि ऋण क्या है। अगला है आपका पार्टीशन। पार्टीशन आपको पढ़ना है कि पार्टीशन क्या है। इसके बाद है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? सक्सेशन, टेस्टेट एंड इन स्टेट, टी स्टेट एंड इन स्टेट सक्सेशन अमॉन्ग्स्ट हिंदूज, यानी कि उत्तराधिकार, हिंदू में वसीयतनामा और निर्वसीयत उत्तराधिकार क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे आपका स्त्री धन एंड वुमेन स्टेट, यानी कि स्त्री धन और महिला की संपत्ति क्या है। रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट अंडर हिंदू लॉ, यानी कि हिंदू विधि के अंतर्गत धार्मिक और धर्मार्थ दान क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहीं पे आपका ये खत्म हो जाता है। इसके बाद आप क्या आ जाते हैं? रिकमेंडेड बुक्स, जिसमें कि आपको क्या है? मॉडर्न हिंदू लॉ, पारस दीवान, इनका आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। मॉडर्न हिंदू लॉ यूडीपी केसरी, आधुनिक हिंदू विधि यूडीपी केसरी का आप खरीद सकते हैं। हिंदू लॉ आर के अग्रवाल का है, ये भी एक पब्लिकेशन आपके पास है। हिंदू लॉ बीएम गांधी, और इंट्रोडक्शन टू हिंदू लॉ ताहिर मोहम्मद का जो है यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन का, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैं लेके आया हूँ हिंदू लॉ का, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का, 2 आवर्स 70 मार्क्स। चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। यहाँ पे आप नोट वगैरह पढ़ लेंगे। पहला क्या है आपका क्वेश्चन? प्रथम वर्ग उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके बारे में आपको बताना होगा। रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, यानी कि उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में बताना होगा। लिंपिंग मैरिज, यानी कि गंधर्व विवाह क्या होता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट, यानी कि दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना क्या होती है, प्रस्थापन क्या होता है। डी फैक्टो गार्डियन, यानी कि वस्तुतः संरक्षक के बारे में आपको बताना है। अहिंदू बाय कन्वर्जन, धर्मांतरण के द्वारा हिंदू क्या होता है, इसके बारे में बताना है। डिफरेंस बिटवीन दया भाग एंड मिताक्षरा, यानी कि मिताक्षरा और दया भाग में अंतर बताना है। ये जो है आपका 7 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद है 8वां ग्राउंड्स ऑफ वार्डेबल मैरिज, यानी कि शून्यकरण विवाह के आधार आपको बताने हैं। श्रुति एंड स्मृति, यानी कि श्रुति और स्मृति क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। बाईगैमी, यानी कि बहुविवाह के बारे में आपको बताना है। सेक्शन बी, यानी कि खंड बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आ जाता है। अटेम्प्ट, यानी 2 क्वेश्चन इन मैक्सिमम 150 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, 2 into 10, यानी कि 20 मार्क्स। ये नोट्स आप पढ़ लेंगे फिर से अगर पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ हिंदू सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि हिंदू सामाजिक संरचना की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, यानी कि हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत क्या हैं। एक्सप्लेन द वेरियस सब स्कूल्स ऑफ मिताक्षरा, यानी कि मिताक्षरा की विभिन्न उप पाठशालाओं की व्याख्या कीजिए। अगला है आपका एक्सप्लेन द ग्राउंड्स ऑफ वायर्ड एंड वायर्डेबल हिंदू मैरिज, यानी कि शून्य और शून्यकरण हिंदू विवाह के आधारों का उल्लेख कीजिए।
इसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन सी यानी कि खंड स। यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। यहाँ पे इसमें आपका नोट्स पढ़ लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन जुडिशियल सेपरेशन, ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। न्यायिक पृथक्करण को परिभाषित कीजिए। न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद में अंतर स्थापित कीजिए। डिफाइन द टर्म अडॉप्शन, हु मे टेक इन अडॉप्शन, हु मे बी टेकन इन अडॉप्शन, एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर इन डिटेल। दत्तक ग्रहण को परिभाषित कीजिए। कौन व्यक्ति दत्तक ग्रहण कर सकता है, किसे दत्तक ग्रहण किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख कीजिए। अगला है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय गार्डियनशिप, यानी कि व्हाट आर द वेरियस राइट एंड ड्यूटीज ऑफ गार्डियनशिप, यानी कि संरक्षकता से आप क्या समझते हैं। संरक्षक के विभिन्न अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। अगला है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सदाचार यानी कस्टम एज ए सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, थ्रो लाइट ऑन द रिक्विस्टिक्स ऑफ वैलिड कस्टम, यानी कि हिंदू विधि के उद्गम में सदाचार यानी कि सदाचार एक प्रथा है, उसका क्या महत्व है। वैध प्रशासन प्रथा के आवश्यक तथ्यों पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर होता है खत्म। और इस प्रकार से हम आ गए हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पेपर में, यानी कि सबसे लास्ट क्वेश्चन पेपर का सिलेबस देखने, जो कि है पेपर 5। इसका जो है टाइटल है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, यानी कि सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि। इसमें यूनिट 1 चलिए देखते हैं यूनिट 1 में क्या है। तो यूनिट 1 में है आपका नेचर, डिफिनेशन, ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति, परिभाषा, उत्पत्ति और आधार क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे क्या है, आगे क्या है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि के बीच संबंध, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 यानी कि इकाई 2, इसमें आपका पहला है रिकॉग्निशन, डिफिनेशन एंड सैलिएंट फीचर, थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, काइंड्स ऑफ रिकॉग्निशन, लीगल इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि मान्यता पढ़ना है आपको, जिसमें परिभाषा और मुख्य विशेषताएं क्या है मान्यता के सिद्धांत क्या है, मान्यता के प्रकार क्या है, मान्यता का कानूनी प्रभाव क्या है, मान्यता को वापस लेना क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपका स्टेट सक्सेशन, यानी कि डिफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ सक्सेशन, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेट सक्सेशन, यानी कि राज्य उत्तराधिकार, उत्तराधिकार की परिभाषा और प्रकार, राज्य उत्तराधिकार के परिणाम क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला है आपका एक्स्ट्राडिक्शन, डेफिनेशन, पर्पज ऑफ एक्स्ट्राडिक्शन, लीगल ड्यूटी, एक्स्ट्राडिक्शन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल क्रिमिनलिटी, रूल ऑफ स्पेशलिटी। इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रत्यर्पण, परिभाषा, प्रत्यर्पण का उद्देश्य, कानूनी कर्तव्य क्या होता है, राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण क्या होता है, दोहरे अपराध का सिद्धांत और विशिष्टता का नियम। इसमें आपका अगला अजाइलम, यानी कि मीनिंग, राइट ऑफ अजाइलम, टाइप्स ऑफ अजाइलम, यानी कि शरण, अर्थ, शरण का अधिकार और शरण के प्रकार। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, नेशनलिटी एंड स्टेटलेसनेस, यानी कि राष्ट्रीयता और राज्य विहीनता क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्टेट टेरिटरी कॉन्सेप्ट, मोड्स ऑफ एक्विजिशन, इंटरनेशनल रिवर्स एंड कनाल्स, राज्य क्षेत्र आपको पढ़ना है, जिसमें अवधारणा, अधिग्रहण के तरीके, अंतर्राष्ट्रीय नदियां और नहर क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपका लॉ ऑफ सी एंड आउटर स्पेस, यानी कि समुद्र और बाह्य अंतरिक्ष का कानून क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्टेट ज्यूरिसडिक्शंस, जिसमें कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, एंड इट्स लिमिटेशन, यानी कि राज्य क्षेत्राधिकार, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार और उसकी सीमाएं क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कि काइंड्स एंड एक्सटेंट ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि राज्य का उत्तरदायित्व, राज्य के उत्तरदायित्व के प्रकार और सीमा, राज्य के उत्तरदायित्व के परिणाम क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। डिप्लोमेटिक एंड कंसुलर रिलेशन, इसमें आपको पढ़ना है राजनयिक और वाणिज्य दूतावास संबंध क्या होता है। अगला है आपका यूनिट 4 में चलिए देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में आपका पहला आ जाता है यूएन, ओरिजिन, ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल्स एंड मेंबरशिप, यानी कि संयुक्त राज्य की उत्पत्ति, उद्देश्य, सिद्धांत और सदस्यता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मेन ऑर्गन ऑफ यूएन, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद और सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा। इसके बाद आपका वार एंड यूज ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में युद्ध और बल का प्रयोग। लॉ ऑफ कंट्राबैंड,
ब्लॉकेड एंड एनिमी कैरेक्टर यानी कि तस्करी, नाकाबंदी और शत्रु चरित्र का कानून क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहीं पे हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ खत्म होता है। इसके बाद आपका आता है रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं, अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेड बुक्स में आपको मिलता है क्या, एस.के. कपूर का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, H.O. अग्रवाल का इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, प्रोफेसर T.P. त्रिपाठी का एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये 3 बुक्स आपको दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी खरीद के पढ़ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन पेपर हमें मिला है जो कि लेटेस्ट ही है, इसी ईयर का है, जिसमें कि आप ये नोट वगैरह पढ़ लेंगे। मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर है या 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 यानी कि 40 नंबर टोटल मिलेंगे 10 क्वेश्चन के, यानी कि 10 क्वेश्चन है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि एक कमजोर विधि है, व्याख्या कीजिए। इंटरनेशनल लॉ इज ए वीक लॉ, एक्सप्लेन। अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए, डिफाइन इंटरनेशनल लॉ। 2 क्वेश्चन हो गए आपका। तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय विधि के एक स्रोत के रूप में है, यानी कि कस्टम्स आर वन ऑफ द सोर्स इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि का उद्भव कैसे हुआ, यानी कि ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आश्रय क्या है, यानी कि अजाइलम क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। राज्य क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे ये र एक्स्ट्रा गया, तो राज्य क्षेत्र को परिभाषित करना है आपको, डिफाइन स्टेट टेरिटरी। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य क्या है। प्रत्यर्पण से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स्ट्राडिक्शन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग यानी कि मेन ऑर्गन ऑफ यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मध्यस्थता क्या है, यानी कि व्हाट इज मीडिएशन। यहाँ पे आपका जो ये 12 क्वेश्चन था, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने थे, ये खत्म हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी आपका क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्या है, तो नोट्स में आपको दिया गया है कि 4 into 15 यानी कि 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पे आपका जाता है दूसरा क्वेश्चन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधिक रूप की विवेचना कीजिए। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि में इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या अनुशासतियां उपलब्ध हैं, यानी कि डिस्कस द लीगल नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। व्हाट आर द सैंक्शन अवेलेबल अंडर इंटरनेशनल लॉ टू सिक्योर इट ऑब्जर्वेंस, यानी कि इसके अनुपालन किया जाए, इसको माना जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से जो है अनुशासतियां उपलब्ध हैं, ये आपको बताना था। इसमें अथवा करके था एक क्वेश्चन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में संधियों के महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटीज एंड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इकाई 2 इसका आ गया, जिसमें आपको पढ़ना है मान्यता की परिभाषा दीजिए तथा तथ्येन एवं विदिता मान्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या एक बार प्रदान की गई मान्यता वापस ली जा सकती है, यदि हाँ तो कब और कैसे। यानी कि आपको पढ़ना है डिफाइन रिकॉग्निशन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डी फैक्टो एंड डी ज्यूर रिकॉग्निशन। कैन रिकॉग्निशन वंस ग्रांटेड बी विड्रॉन, इफ सो व्हेन एंड हाउ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि मान्यता कैसे वापस ली जा सकती है एक बार अगर दे दी गई तो। अथवा में आपको और में दिया गया प्रत्यर्पण का क्या तात्पर्य है, इसकी कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, यानी कि व्हाट इज मेंट बाय एक्स्ट्राडिक्शंस, व्हाट आर इट्स एसेंशियल कंडीशन। यानी कि आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस में जो सारे टर्म दिए गए हैं उन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे बाहर से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे, आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उनको लिखने में सक्षम रहेंगे। राज्य क्षेत्र अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट ज्यूरिसडिक्शन, व्हाट आर द इट्स एसेंशियल कंडीशन। अथवा में इसके है क्वेश्चन, राज्य के उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म स्टेट सक्सेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। राज्य का उत्तराधिकार आ गया और राज्य का क्षेत्राधिकार आ गया, दोनों जो है सिलेबस में आपके मेंशन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा की संरचना, कार्य और शक्तियों का विवेचना कीजिए। डिस्कस द कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यानी कि यही यूनाइटेड नेशन जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को एक तरह से फैसिलिटेट करता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, इनकी शक्तियों के बारे में आपको पढ़ना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से निस्तारण के लिए तरीकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो इसी के साथ आपका जो ये पूरा सिलेबस था और जो क्वेश्चन था, ये होता है खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको पढ़ के अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को दे पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।